कोरोना हमारे देश में एक बार फिर से सर उठा रहा है। कोरोना से बचाव के मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में आ चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। यह एक्शन प्लान था। इस पर पीएम ने मंथन किया और देश को आगाह किया कि हमें कोरोना की दूसरी लहर के खतरे को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। गांवों में कोरोना को फैलने से रोकना है। अधिकांश कोरोना प्रभावित देश ऐसे हैं जिन्हें कोरोना की कई वेव्स का सामना करना पड़ा है। हमारे देश में भी कुछ राज्यों में केसेस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी है। आप सभी इन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों का उल्लेख हुआ है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है। आप मुख्यमंत्रियों ने भी चिंता व्यक्त की है, सिर्फ मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। और विशेष चिंता की आप कर भी रहे हैं और करने की जरूरत भी है। हम ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और एमपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है और केसों की संख्या भी बढ़ रही है, बहुत आ रहे हैं। इस बारे में कई ऐसे इलाकों, ऐसे जिलों में भी ये वृद्धि देखने को मिल रही है जो अभी तक खुद को बचाए हुए थे। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत है उनकी पड़ताल, उनकी समीक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलझाया जाना, ये मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवश्यक है। दवाई भी, कड़ाई भी, गांवों में कोरोना को फैलने से रोकना भी है और पुलिस प्रशासन को भी सख्त होना है। सामाजिक जिम्मेदारी भी हमें निभानी है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। रुख अगली खबर का। बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज असम के चुनाव प्रचार पर पहुंच गए। योगी ने असम के होजोई में एक रैली को संबोधित किया। कांग्रेस पर उन्होंने तेज हमले किए, लेकिन उससे पहले योगी मां कामाख्या के मंदिर गए, उनसे आशीर्वाद लिया। असम के चुनाव प्रचार में तमाम बड़े नेता मां कामाख्या के दर पर पहुंचते रहे हैं। अमित शाह, प्रियंका गांधी भी कामाख्या मंदिर गई थी। आज योगी आदित्यनाथ ने यहां पर पूजा अर्चना की। तो असम के चुनाव प्रचार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएए से लेकर 3 तलाक का मुद्दा उठाया। उल्लेख राम मंदिर का भी उन्होंने किया, लेकिन असली निशाना उन्होंने तुष्टीकरण की नीति पर लगाया। आज भाइयों बहनों, होजाई के लोग भी, अगर होजाई का नौजवान भी अगर चाहेगा, कश्मीर में जाकर के जमीन खरीद सकता है, वहां निवास कर सकता है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। लेकिन कांग्रेस ने पाबंदी लगाई थी कि होजाई या असम का नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता। राम हमारा संबोधन है, हमारा शिष्टाचार है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा राष्ट्र का प्रतीक है और हमारी सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ हमारे पुरोधा भी हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पुरोधा है। उन्होंने भारत को एक दिशा दी है, भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव की आधारशिला रखी है। राम के बगैर भारत का काम चल ही नहीं सकता है और राम पर भारत का हर वासी बच्चा बच्चा गौरव की अनुभूति करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ट्रिपल तलाक पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। अब 3 तलाक कह करके कोई नारी गरिमा के साथ ठेस नहीं पहुंचा सकता है। 3 तलाक की बात करेगा तो जेल के अंदर भारत की जेलें उसका इंतजार करेंगी।
ये सुरक्षा देने का कार्य भी बहन और बेटियों को किसी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ तुष्टीकरण का आरोप लगाया। तो उधर एक बार फिर से हम असम से आपको बंगाल लिए चलें तो ममता बनर्जी ने झारग्राम में रैली की। बीजेपी पर उन्होंने काफी हमला किया। ममता ने कहा कि मोदी झूठे वादे करते हैं, उनकी सरकार झूठे वादे करती है। बिहार को मुफ्त कोरोना वैक्सीन का वादा किया, लेकिन टीका मिला क्या, ये सवाल भी पूछा। কিছু গদ্দার যারা শুধু টাকাকে ভালোবাসেন, লোভী, সেগুলো বিজেপিতে গিয়ে ঢুকেছে। লুঠেরা, দাঙ্গাবাজ, দেখবেন একটা করে তিলক কাটবে আর মুখে পান চেবাবে। পান না, পান বাহার। বাংলার মা ভাই বোনেদের আন্ডার এস্টিমেট করো না। বাংলার মা ভাই বোনেরা যেমন রান্না করে, চুলো বাঁধে, 100 দিনের কাজও করে, সেলফ হেল্প গ্রুপেও কাজ করে, বলে আমরা নাকি সবাই চোর, তোমরা হলে সাধু। তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে। সবচেয়ে বড় ভ্রষ্টাচারী পার্টি হচ্ছে ভারতবর্ষে বিজেপি দল। দুর্নীতিবাজ, দাঙ্গাবাজ, দুঃশাসন রাজ ভারতবর্ষে চালাচ্ছে। দুঃশাসনের সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টরি বিজেপি দল। মনে রাখবেন, সারা ভারতবর্ষকে শেষ করে দিয়েছে। बंगाल में जबरदस्त चुनाव प्रचार हो रहा है, लेकिन इसमें धर्म है, यानी कि धर्म पर धुआंधार प्रचार। ममता बनर्जी चुनाव प्रचार में घूम घूम कर चंडी पाठ कर रही हैं, दुर्गा भक्ति दिखा रही हैं, तो बीजेपी की तरफ से हिंदुत्व पर धुआंधार वार हो रहा है। ओम जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री। धर्म और धर्म। बंगाल के चुनाव में धर्म का पहिया इतनी तेजी से घूम रहा है कि गरीबी, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, खेती कृषि जैसे मुद्दे ओझल हो गए हैं। बस शोर है तो सिर्फ धर्म का, धुआंधार है तो इस पर कि कौन कितना बड़ा हिंदू भक्त है, किसके रक्त में भक्ति की धारा बह रही है और किसके संस्कार में अधर्म का वायरस फैल चुका है। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्ति भूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सदा नमोस्तुते। मागो सकलेर कल्याण करो। हाथ खड़ा करके मेरे सामने जोर से बोलेंगे, दोनों हाथ खड़ा करके बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बंगाल के चुनाव में धर्म का ऐसा बोलबाला पहले कभी नहीं रहा। 2 दशक तक लेफ्ट की सत्ता और 10 साल तक ममता राज। बंगाल में हिंदुत्व पर ऐसी हुंकार पहली बार दिख रही है। ममता बनर्जी घूम घूम कर चंडी पाठ कर रही हैं, तो बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारकर चुनाव प्रचार को राममय करने का दाव चला है। আপনারা শঙ্খ বাজান, আপনারা উলুধ্বনি দেন, কেউ বা আজানের ধ্বনি দেন, কেউ বা শিব মন্দিরে যান, কেউ বা দুর্গা মন্দিরে যান, কেউ বা কালী মন্দিরে যান। আমি মায়ের কাছে প্রার্থনা করব, আপনারা সবাই ভালো থাকুন। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना, ये है नया भारत। हर व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। सवाल है कि क्या ममता बनर्जी को 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने हिंदुत्व के अहाते में धकेल दिया? क्या हिंदू वोट में सेंध की आशंका ने मां माटी मानुष का नारा देने वाली ममता बनर्जी को हिंदुत्व के आसरे कर दिया? वजह चाहे जो भी हो, बीजेपी के लिए ये माकूल मौका है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता हिंदुत्व की पिच पर खुलकर शॉट लगा रहे हैं। ये उठाइए दोनों हाथ, माताएं बहनें भी उठाइए दोनों हाथ और जोर से बोलिए,
जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो एक तरफ चंडी पाठ करती ममता बनर्जी, दूसरी तरफ ममता के हिंदुत्व प्रेम पर सवाल उठाती बीजेपी। बिसात पर 65% हिंदू वोट है। ममता बनर्जी की राजनीति घूमकर हिंदू वोट पर ही अटकी है। पिछले दिनों ने वो आम लोगों के सामने जाके ये कहती थी कि देखो मैं हिजाब पहनते हैं, लोगों के लिए दुआ मांगते हैं, हमारा तस्वीर देखो, छवि देखो, और मैं मुसलमानों को हिफाजत करते हैं। आज तेवर बदल गई, आज उनकी रवैया में बदल देखने को मिलती है। बड़ी खबर इस वक्त एक और आ रही है। ममता बनर्जी ने अब लेफ्ट के लोगों से भी, जो लेफ्ट समर्थक हैं, उनसे ये कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए वो टीएमसी को वोट दें। लेफ्ट के दोस्त बीजेपी को रोकने के लिए हमें वोट दें। ममता बनर्जी अब टीएमसी के कार्यकर्ताओं, टीएमसी के समर्थकों से तो वोट मांगी रही हैं, लेकिन सीपीएम को वोट देकर अपना वोट बर्बाद न करें। ममता बनर्जी ये कहती है अगर बीजेपी को हराना है तो बंगाल से आपको शुरुआत करनी होगी। और अब वो लेफ्ट के समर्थकों से भी ये अपील कर रही हैं कि वो हमें वोट दें, यानी कि टीएमसी को वोट दें। और उसके लिए वो कारण ये बताती हैं कि अगर बीजेपी को रोकना है तो आपको टीएमसी को वोट देना होगा, क्योंकि टीएमसी जो है वही बीजेपी को हरा सकती है। बंगाल के चुनाव में धर्म के साथ साथ जाति का भी जबरदस्त बोलबाला दिख रहा है। टीएमसी आज घोषणा पत्र जारी कर रही है। पूरी संभावना है कि टीएमसी दक्षिण बंगाल की 50 विधानसभा सीटों पर असरदार महिष्य जाति को ओबीसी में शामिल करने का वादा करते हैं। वो 2019 का लोकसभा चुनाव था। प्रधानमंत्री मोदी मतुआ समुदाय के धार्मिक केंद्र ठाकुर नगर पहुँचे थे। इन तस्वीरों का असर हुआ। बौगांव सीट बीजेपी के खाते में आई और फिर मतुआ समुदाय को रिझाने का सिलसिला शुरू हो गया। अमित शाह मतुआ समुदाय के घर खाना खाने पहुँचे। ममता बनर्जी भी मतुआ समुदाय के दर पहुंची। मतुआ प्रेम की नई धारा बंगाल में बहती दिखी। ये 2021 की चुनावी जंग है, जिसमें धर्म के साथ साथ जाति जिंदाबाद भी हो रही है। बीजेपी ने मतुआ समुदाय को गले लगाया तो ममता बनर्जी महर्षि जाति का मनोहार करने में लगी हैं। खबर है कि टीएमसी के घोषणा पत्र में महर्षि जाति को ओबीसी का दर्जा देने का वायदा हो सकता है। महर्षि के अलावा 3 और जातियों को भी ओबीसी के तहत लाकर आरक्षण देने का वायदा हो सकता है। আমি এই ঝাড়গ্রাম দিয়ে একদিন যাচ্ছিলাম, আমাকে একটা ছোট্ট বাচ্চা এসে বলল, দিদি দিদি মেয়েরা শুধু সাইকেল পাবে, আমরা ছেলেরা পাবো না। আমি দেখলাম ঠিক বলেছে। আমি তখন বললাম আমার মেয়েরাও ক্লাস 9-এ সাইকেল পাবে, আমার ছেলেরাও ক্লাস 9-এ সাইকেল পাবে, আমার শিডিউল কাস্টও পাবে, আমার আদিবাসীরাও পাবে, আমার কুম্ভকারও পাবে, আমার স্বর্ণকারও পাবে, আমার মায়েশও পাবে, আমার লেটও পাবে, আমার মতুয়াও পাবে, আমার বাউরিও পাবে, আমার বাগদিও পাবে, আমার সংখ্যালঘুরাও পাবে, সবাই পাবে। टीएमसी के नहले पर बीजेपी दहला मारने में लगी है। इससे पहले कि टीएमसी आरक्षण की गुगली फेंके, बीजेपी अध्यक्ष ने मंच से ऐलान कर दिया और घमासान और बढ़ गया। अब हमारी सरकार आएगी, आयोग बैठाएंगे और आयोग बैठा करके मंडल कमीशन में जो जातियां लिखी हैं उनको सम्मान दे करके इन लोगों के लिए भी हम प्रयास करेंगे कि इनको भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए। इस तरीके का हम काम करेंगे। तो मतुआ के बाद महर्षियों पर महाभारत तेज हो चली है। दक्षिण बंगाल की 50 विधानसभा सीटों पर महर्षि जाति का असर है। पूर्वी मिदनापुर में महर्षियों का वोट जीत हार तय करने की ताकत रखता है। ममता बनर्जी की नंदीग्राम सीट पर भी महर्षियों का वोट बेहद मायने रखता है। टीएमसी आगे बढ़कर जाति और आरक्षण की राजनीति को अपने नाम कर लेने की तैयारी में है। पूर्वी मिदनापुर, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कम से कम 5 जिले ऐसे हैं जहां महिषियों का जनाधार है और इसी को अपने पक्ष में करने की जी तोड़ राजनीति हो रही है।
कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। लाउड स्पीकर से अजान पर एक बार फिर से घमासान छिड़ गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी ने प्रशासन को पत्र लिखकर लाउड स्पीकर से अजान पर अपनी आपत्ति जता दी। वाइस चांसलर की चिट्ठी पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आपत्ति उठाई। वहीं पुराना सवाल फिर से उठा कि जब आरती से परेशानी नहीं होती तो अजान से क्यों? अजान की ये पवित्र आवाज तस्दीक है कि नमाज का वक्त हो चला है। आप अजान से अनजान नहीं होंगे, लेकिन अजान के इस अंदाज पर आपत्ति हो रही है। एतराज हो रहे हैं कि क्या सुबह सुबह लाउड स्पीकर से अजान जरूरी है। ये खत देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने ये खत प्रयागराज के डीएम को भेजा है। इसका मजमून भी देख लीजिए। हर रोज सुबह करीब 5:30 बजे पास की मस्जिद में होने वाली अजान से मेरी नींद खराब होती है। मैं किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो बिना माइक के भी अजान कर सकते हैं, जिसकी वजह से सिरदर्द समेत कई तरह की समस्याएं होती हैं। ईद से पहले भी वो सुबह 4 बजे माइक से सहरी का ऐलान करते हैं। इस बात पर जल्दी ध्यान दें ताकि जो लोग अजान की तेज आवाज से परेशान हैं, उन्हें शांति मिल सके। वाइस चांसलर की इस चिट्ठी पर तारीख 3 मार्च की दर्ज है। डीएम साहब ने इस पर वैधानिक कार्रवाई की बात कहकर मामला आगे बढ़ा दिया है। जांच की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन असली सिरदर्द तो सियासत करने वालों को होने लगी है। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर में आई है, लगातार यहाँ पे जाति धर्म की राजनीति पे जोर दिया जा रहा है। आखिर क्यों भाई? क्यों नहीं यहाँ पे राष्ट्र निर्माण की बात होती? राष्ट्र निर्माण की बात होगी तो समाज में समाज के विकास की बात होगी। जो यहाँ पे युवा बेरोजगार घूम रहा है, जो बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा है, उसको रोजगार दिलाने की राजनीति होनी चाहिए। नमाज के समय मस्जिदों से की जाने वाली अजान धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है। यह इस्लाम का एक अभिन्न अंग है, लेकिन लाउड स्पीकर या किसी अन्य उपकरण का प्रयोग करना संवैधानिक रूप से उचित नहीं है। जैसे कि आशंका थी, अजान पर घमासान आगे बढ़ते देर नहीं लगी। मुस्लिम धर्मगुरुओं का एतराज सामने आने लगा। अजान और आरती की तुलना होने लगी। किसी को नींद की प्रॉब्लम है और उसने जो है किसी भी धर्म के सिलसिले में कोई आवाज उठती है तो उसने हो गई है, लेकिन सिर्फ अजान के लिए देना ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। और वो एक शिक्षा संस्थान विश्वविद्यालय के जिम्मेदार होने के बाद ऐसी हरकत कर रहे हैं जो इंतहाई अफसोसनाक है और ये गलत है। इसको पर जो है मेरे ख्याल से उनको विचार करके अपनी दरखास्त को वापस ले लेना चाहिए। लाउड स्पीकर से अजान पर सवाल पहले भी उठे। आपको याद हो, सिंगर सोनू निगम ने अजान में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर सवाल उठाया था। उस वक्त भी प्रदूषण और परेशानी का मसला अजान और आरती के विवाद में गुम हो गया था। एक बार फिर वही बहस सामने आ खड़ी हुई है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे दिन ऐसी वारदात हुई कि आप हैरान रह जाएंगे, सन्ने रह जाएंगे। एक बुजुर्ग महिला पर उसके बेटे ने ही इस कदर हमला किया कि बुजुर्ग महिला की जान चली गई। यह घटना इंसानी संवेदनाओं को झकझोर देने वाली है। कटे पेड़ की तरह नीचे गिरती इस महिला पर चला हाथ उसी शख्स का है जिसने 9 महीने तक इसके पेट में रहकर सांसें ली थी, जिसके आंचल से उसने पहली बार पेट भरा था, जिसकी गोद में महीनों तक झूला झूलते हुए दुनिया को पहचानना शुरू किया था, जिसकी उंगली पकड़कर पहली बार जमीन पर लड़खड़ाते हुए पैर जमाना सीखा था। लेकिन आज अपने पैरों पर खड़े होने के गुरूर में इस बेटे ने एक झटके में ये सब कुछ भुला दिया। जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर खड़ी बुजुर्ग माँ ये बेरहम वार और बेटे की बेहयाई बर्दाश्त नहीं कर पाई। जमीन पर गिरी तो दोबारा उठ भी नहीं पाई और चंद घंटों में उसकी सांसें थम गईं।
सन्न कर देने वाली ये घटना राजधानी दिल्ली की है। 76 साल की अवतार कौर का बेटा आए दिन उससे झगड़ा करता था, लेकिन 15 मार्च को जो हुआ वो देखकर हर कोई सहम गया है। मैंने सिर्फ सुना था स्टाफ के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे कुछ झगड़ा हुआ था, तो देन उनकी तबीयत खराब हो गई और आज मॉर्निंग में उनकी डेथ हो गई। घटना के बाद परिवार ने मामला छिपाने की कोशिश भी की, लेकिन सीसीटीवी के वायरल हुए वीडियो से मामला सामने आ ही गया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सिर्फ इतना नहीं कि एक बुजुर्ग महिला मार दी गई, असल सवाल ये है कि दिल्ली वालों को क्या होता जा रहा है। कल ही दिल्ली से आई छुरेबाजी की इन तस्वीरों ने भी यही सवाल खड़ा किया था। कम उम्र के 2 लड़कों ने चाकुओं के सैकड़ों वार कर 2 लोगों की हत्या कर दी थी। मामूली बात पर लोगों के जहन में इस कदर शैतान क्यों सवार होता जा रहा है? क्या दिल्ली वालों का दिल पत्थर होता जा रहा है? दिल्ली से अनिल बालियान के साथ आज तक ब्यूरो। आज हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी के सांसद रामस्वरूप शर्मा का उनके दिल्ली स्थित फ्लैट से शव बरामद हुआ। शव पंखे से लटका मिला, लेकिन घर में कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला। पहली दृष्टि में पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है, लेकिन सवाल यह कि सांसद ने आत्महत्या की भी तो क्यों? दिल्ली के मशहूर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पास स्थित गोमती अपार्टमेंट में सुबह सुबह खलबली मच गई। अपार्टमेंट में बड़ी तादाद में पुलिस की मौजूदगी देखकर लोग सख्ते में आ गए। पुलिस की टीम हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा सांसद रामस्वरूप शर्मा के घर पहुंचे थे। शर्मा का शव संदिग्ध हालत में पंखे से लटका मिला था। मंडी लोकसभा क्षेत्र के हमारे सांसद श्री रामस्वरूप शर्मा जी का निधन का दुखद समाचार आज सुबह प्राप्त हुआ और स्वाभाविक रूप से इस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इस समाचार के बाद हम सब लोग स्तब्ध भी थे, दुखी भी थे, विश्वास नहीं हो पा रहा था और उसके बाद हमने कंफर्म करने की कोशिश की और कंफर्म करने के बाद पाया गया कि भी जो भी ये घटना घटित हुई है और ये सही है। गोमती अपार्टमेंट के सांसद फ्लैट में शर्मा अपने पीए और कुक के साथ रहते थे। परिवार के बाकी सदस्य पैतृक गांव में रहते थे। बताया जाता है कि सांसद रोजाना सुबह 6 से 6:30 के बीच उठ जाते थे। आज सुबह जब वो नहीं जगे तो उनका दरवाजा खटखटाया गया। इस पर कोई जवाब नहीं मिला तो सुबह करीब 8:30 बजे पीए ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया। पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा गया तो सांसद का शव पंखे से लटका मिला। घर से कई सारी दवाइयां मिली है, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। दिल्ली के गोमती अपार्टमेंट में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामस्वरूप, जो कि मंडी हिमाचल प्रदेश से सांसद थे, उनकी लाश मिली है। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की टीम मौजूद है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ पर आई। गोमती अपार्टमेंट नई दिल्ली इलाके में यहाँ पर वो रहते थे, दूसरी मंजिल पे। और जैसी जानकारी मिल पाई है पुलिस के मुताबिक, सुबह जो सांसद के स्टाफ के लोग थे उन्होंने पुलिस को फोन किया और कहा कि सांसद का कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा है, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पे आई और दरवाजे को जब तोड़ा गया तो अंदर देखा गया कि वो फंदे से लटके हुए हैं। पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। फौरन ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम को मौके पे बुलाया गया। बीजेपी सांसद की मौत की खबर फैली तो बीजेपी में शोक की लहर दौड़ गई। बीजेपी संसदीय दल की आज होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही भी सांसद को श्रद्धांजलि देने के बाद 2 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। आज 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इधर रामस्वरूप शर्मा के परिवार में मातम पसरा हुआ है। जो हुआ उस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा। रामस्वरूप शर्मा का नाम बीजेपी के चर्चित सांसदों में शुमार होता था। उन्होंने 2014 के आम चुनाव में मंडी सीट से पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी कांग्रेस की प्रतिभा सिंह को हराया था। 2019 में वो लगातार दूसरी बार सांसद बने। वो हिमाचल प्रदेश के बीजेपी सचिव भी थे। लंबे समय तक संघ से जुड़े रहे। रामस्वरूप शर्मा मंडी के जोगिंदर नगर के रहने वाले थे। वो संसद के सक्रिय सदस्यों में से एक थे।
ख्याति प्राप्त सिने अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ जो व्यवहार महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार ने किया है, मैं उसकी भर्त्सना करने की और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, इस होनहार बेटी ने बॉलीवुड में नशा माफिया के वर्चस्व को की और सरकार और पुलिस का ध्यान आकर्षित करना चाहा। बदले में उसे अशोभनीय गालियां दी गई और उनका करोड़ों रुपए का लागत से निर्मित ऑफिस। सवाल उठता है कि उनकी मौत का राज क्या है? अगर ये खुदकुशी है तो फिर इसकी वजह क्या है? मंडी से परी शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और अब खबर उस केस की जिसने रोज नए नए खुलासे दिए और हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटकों से लदी स्कॉर्पियो कार के केस की। इस मामले में काली मर्सिडीज कार मिली है जिससे नकदी के अलावा स्कॉर्पियो गाड़ी की नंबर प्लेट भी मिली। बताया जा रहा है कि यह कार एपीआई सचिन वाजे इस्तेमाल किया करते थे। इस बीच एनआईए की टीम इस समय ठाणे में सचिन वाजे के घर पर छापा मारकर वहां तलाशी ले रही है। काली मर्सिडीज खोलेगी एंटीलिया केस का राज। किसकी है काली मर्सिडीज कार? सचिन वाजे को किसने दी थी काली मर्सिडीज? मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिस के पास पार्किंग में खड़ी काली मर्सिडीज कार एंटीलिया केस में बड़ी सुराग के रूप में सामने आई है। एनआईए ने कल इस कार को जब्त किया है। बताया जाता है कि इस कार का इस्तेमाल इस केस में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वाजे करते थे। जिस मर्सिडीज कार को कल एनआईए ने बरामद किया है उसका मालिक महाराष्ट्र के धुले शहर का है। हालांकि आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो फरवरी में ही कार बेच चुके हैं। गाड़ी मेरी अभी है नहीं, गाड़ी मेरी थी और ये गाड़ी मैंने मिडल ऑफ फरवरी 2021 में ऑलरेडी कास्ट 24 को सेल आउट कर दी थी। तो इस सब मैटर में मेरा कोई रोल है नहीं। जो एक गाड़ी बेचते समय जो कुछ प्रोसेस होती है वो सारी मेरे पास है और सारे डॉक्यूमेंटेशन मेरे हैं। अगर कुछ मुझे पूछताछ होती है तो मैं उसको फेस करूंगा और मैं उसको कोऑपरेट करूंगा और उनको जो कुछ चीजें चाहिए मैं उनको दूंगा। एनआईए के मुताबिक एंटीलिया के पास खड़ी स्कॉर्पियो कार की नंबर प्लेट इस मर्सिडीज के अंदर मिली है। इस कार में और भी कई नंबर प्लेट मिली हैं। तलाशी के दौरान एनआईए की टीम को काली मर्सिडीज में 6.25 लाख रुपए, कपड़े और पैसे गिनने वाली मशीन मिली है। कार में पेट्रोल डीजल भी रखा था। एनआईए ने आज एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज को सीज किया है, जिस सीजर में जो स्कॉर्पियो पे नंबर प्लेट थी उसको रिकवर किया है। 5 लाख से ज्यादा कैश रिकवर किया है, एक नोट काउंटिंग मशीन रिकवर की है, कुछ कपड़े रिकवर किए हैं और इसके बीच में जांच जारी है। ये गाड़ी सचिन वाजे चलाते थे। ये किसकी गाड़ी है इसके बारे में अभी जांच चल रही है। सिर्फ काली मर्सिडीज ही नहीं बल्कि ये सीसीटीवी तस्वीर भी सचिन वाजे के गले का फंदा बन रही है। जांच से जुड़े सूत्रों की माने तो सीसीटीवी में कैद ये वीडियो मुंबई पुलिस के बर्खास्त एपीआई सचिन वाजे की हो सकती है। पहले ये कहा जा रहा था कि वाजे ने खुद को पीपीई किट में छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये पीपीई किट नहीं बल्कि ओवरसाइज कुर्ता पजामा है और इस शख्स ने रुमाल से अपना चेहरा ढक रखा है। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति सचिन वाजे है या नहीं, इसकी तस्दीक के लिए एनआईए ने ये वीडियो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। अगर ये साबित हो गया कि ये सचिन वाजे ही है तो फिर इस सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा। 25 फरवरी की रात 100 नंबर पर कॉल करने के बाद लोकल पुलिस से भी पहले सचिन वाजे मौके पर कैसे पहुंच गए थे। यानी एनआईए के शक के हिसाब से सचिन वाजे पहले खुद स्कॉर्पियो लेकर आए, स्कॉर्पियो पार्क की, इनोवा में बैठे, थोड़ी दूर गए, फिर पीपीई सूट उतारा और वापस दोबारा सचिन वाजे बनकर मौके पर आ गए।
इस वीडियो के अलावा एनआईए के हाथ सचिन वाजे को लेकर एक और बड़ी कामयाबी लगी है और ये कामयाबी है विस्फोटक से लदी स्कॉर्पियो कार को लेकर। एनआईए को पुख्ता शक है कि विस्फोटकों से लदी स्कॉर्पियो चोरी नहीं हुई थी। सूत्रों के मुताबिक कार वाजे के पास थी। सूत्रों के मुताबिक कार के मालिक मनसुख ने विक्रोली में कार रखकर चाबी सीआईयू के एक अफसर को सीएसटी में सौंप दी थी। बाद में उस अफसर ने कार वाजे के ठाणे वाले घर साकेत सोसाइटी में पार्क कर दी थी। यानी एनआईए सूत्रों के मुताबिक 25 फरवरी को एंटीलिया के बाहर मिली स्कॉर्पियो कार इससे पहले सचिन वाजे के ठाणे वाले घर साकेत कॉम्प्लेक्स में पार्क थी। लेकिन बताया जाता है कि सबूत को वाजे ने मिटा दिया है। 27 फरवरी को सचिन वाजे के घर यानी साकेत कॉम्प्लेक्स में खुद उन्हीं की टीम का एक अफसर रियाज काजी ने इस केस की जांच के नाम पर साकेत हाउसिंग सोसाइटी परिसर की सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया था और जरूरी सबूत डिलीट कर दिए। एनआईए ने इसी सिलसिले में रियाज काजी से लगातार पूछताछ की, लेकिन रियाज काजी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। एनआईए सूत्रों के मुताबिक वाजे की टीम ने इसके अलावा जो भी डिजिटल सबूत इकट्ठे किए उनसे भी छेड़छाड़ हुई है। कई डाटा डिलीट भी हो चुका है। एनआईए की टीम सारे डिजिटल सबूतों को फिर से निकलवाने की कोशिश कर रही है। सीआईयू जिस डिपार्टमेंट में एपीआई सचिन वाजे अटैच थे वहां पर रेड हुई। डीवीआर जो कि उनकी सोसाइटी का है जहां पर स्कॉर्पियो कुछ दिनों के लिए रखी गई थी ऐसा माना जा रहा है। उसके साथ साथ आईपैड, मोबाइल फोन और कई ऐसे दस्तावेज भी सीज किए गए। 7 पुलिसकर्मियों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई जिसमें एसीपी से लेकर एपीआई लेवल के लोग शामिल है। एनआईए को शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि इस पूरी साजिश में सचिन वाजे के अलावा कई बड़े अफसर भी शामिल हैं। मुंबई से सौरभ बख्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।